चलिएगा, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे हैदर अली के बारे में। ठीक है, तो देखिए हैदर अली की बात की जाए तो हैदर अली और उसके फादर दोनों के दोनों जो थे वो मैसूर की आर्मी में ही क्या करते थे, वर्कड करते थे। ठीक है, दे आर वर्कड इन द आर्मी ऑफ मैसूर। तो मैसूर की सेना में ही ये सिपाही थे। ठीक है, और बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी अपॉइंट हुए। हैदर अली की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1720 के अप्रोक्स हुआ था, क्योंकि इनका जो बर्थ है वो एक उस पर डिस्प्यूट है, कई इतिहासकारों का उस पर अलग अलग ईयर जो है वो बताया गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1720 में जन्म हुआ था। और आप सभी को पता है कि 1782 में इनकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर के समय 1782 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके पहले हम बात करें हैदर अली की, तो हैदर अली क्या थे, मैसूर की सेना में ही एक क्या थे, ऑफिसर थे या एक घुड़सवार सैनिक थे। ठीक है, एक कैवेलरी सोल्जर के रूप में जाने जाते थे। और सबसे खास बात यह है कि ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन। ठीक है, ये काफ़ी टैलेंटेड थे, काफ़ी ऊर्जावान थे और काफ़ी निपुण थे अपनी वॉर टैक्टिक्स में। और डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं कौन, हैदर अली। तो शुरू से ही ये काफ़ी टैलेंटेड थे, शुरू से ही काफ़ी ऊर्जावान थे, चालाक थे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल थे। और इनकी इसी इंटेलेक्चुअलिटी को, इनकी इसी विद्वता को देख लिया था, पहचान लिया था किसने, नंदराज ने। नंदराज जो उस समय पर क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और नंदराज ने रिकॉग्नाइज कर लिया था किसे, हैदर अली को। ठीक है, तो नंदराज रिकॉग्नाइज्ड हैदर अली। और नंदराज के अलावा जो बाकी के मैसूर के जो रूलर्स थे, अगर हम बात करें चिक्का कृष्णराज और उनके पहले के जो रूलर्स थे, उन लोगों ने भी पहचान लिया था हैदर अली की निपुणता को, हैदर अली की टैक्टिक्स को, और उनकी जो वीरता थी उसको वो लोग समझ चुके थे। ठीक है, अब इसी से खुश होकर, इनकी इसी बातों से खुश होकर हैदर अली को क्या किया गया, हैदर अली को अपॉइंट किया गया एज अ फौजदार। देखिए, फौजदार का मतलब होता है कि एक सूबेदार के रूप में एक सेना का एक जो ऑफिसर होता है उसको बोला जाता है फौजदार। तो इन्हें फौजदार के रूप में अपॉइंट किया गया था डिंडीगुल में। कहाँ अपॉइंट किया है, डिंडीगुल में अपॉइंट किया गया था फौजदार के रूप में इन 1755, 1755 के लगभग। इन 1755 ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फौजदार इन डिंडीगुल। तो डिंडीगुल क्या था, डिंडीगुल मैसूर साम्राज्य का ही एक क्षेत्र होता था डिंडीगुल, जहां पर हैदर अली को अपॉइंट किया गया था एज अ फौजदार के रूप में वहां पे अपॉइंट किया गया था। जैसे ही इन्हें फौजदार के रूप में अपॉइंट किया गया डिंडीगुल में, ठीक है, बता देता हूं यहाँ पे डिंडीगुल। तो डिंडीगुल में अपॉइंट किया गया है एज अ फौजदार। और जब इन्हें फौजदार के रूप में अपॉइंट किया गया डिंडीगुल में, तब डिंडीगुल में इन्होंने क्या किया था, एक मॉडर्न आर्सेनल की स्थापना की थी। इट मींस की एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। क्लियर, तो वेयर ही फाउंडेड अ मॉडर्न आर्सेनल। मॉडर्न आर्सेनल इट मींस की एक आधुनिक शस्त्रागार की इन्होंने स्थापना की थी डिंडीगुल में। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पर ना हैदर अली ने एक खास कोशिश करना शुरू कर दी है कि इन्होंने रॉकेट टेक्निक या रॉकेट्स बनाने का काम शुरू करा है। ठीक है, तो भारत में, इंडिया में सबसे पहले रॉकेट बनाने का जो काम किया है फॉर वॉर्स, युद्ध के लिए, वो किया है किसने, हैदर अली ने। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान, इन लोगों ने इनिशियल लेवल पर रॉकेट्स बनाए थे और उनका यूज किया था अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया है, एक मॉडर्न आर्सेनल की स्थापना की है। कहां पर, डिंडीगुल में। अभी क्या हुआ कि हैदर अली की अगर बात करें तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू किया और कई डिप्लोमेटिक मुद्दों पर इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। जैसे कि निजाम के साथ अगर बात की जाए तो वहां पर इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। इसके अलावा और भी कई ऐसी आसपास की टेरिटरी थी, ठीक है, जो मैसूर राज्य के अंतर्गत आती थी, वहां पर इनका काफी प्रभुत्व था। और सबसे खास बात कि इनकी जो स्ट्रेंथ थी ना, इनकी जो पावर थी, इनकी जो आर्मी थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और न्यू वेपन्स, न्यू टेक्निक इन्होंने डेवलप कर लिए थे डिंडीगुल में। इनकी इसी बात से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए थे, नंदराज और देवराज। ठीक है, नंदराज और देवराज उस समय के दो बड़े बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे जिनके हाथ में पूरी की पूरी अथॉरिटी थी। ठीक है, अभी क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि मैसूर पर, ठीक है, मैसूर पर खतरा उत्पन्न होता है। किसका, मैसूर पर। देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे इन्वेजन्स होते हैं, किसके, मराठों और मैसूर के।
तो मराठों के इन्वेजन का खतरा शुरू होता है किसके ऊपर? मैसूर स्टेट के ऊपर, ठीक है। और देखिए हैदराबाद पर भी मराठों ने काफी इन्वेजन्स किए हैं, और ये जो पूरा साउथ का जो पूरा रीजन था ना, यहाँ पे मराठों का उत्पात हमेशा चलता रहता था। मराठे वहां से टैक्स वसूलते थे और उस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोशिश करी। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, मराठों ने इधर बंगाल वाली टेरिटरी को भी 18वीं सेंचुरी के मिड में काफी परेशान किया। बंगाल जब अगर बात की जाए मीर जाफर से पहले सिराजुद्दौला और उसके पहले जो अलीवर्दी खान थे, ठीक है, उनके समय से बंगाल पर मराठों के लगातार इन्वेजन्स होते थे, ठीक है। लेकिन उनकी जो नागपुर कन्फेडरेसी थी वहां से, अब यहाँ पे ना मराठों के अटैक का या मराठों के युद्ध का खतरा उत्पन्न हुआ किस पर? मैसूर पर। और लगातार इनके देखिए यहाँ पे ना मराठों से निपटने के लिए इन्हें किसकी जरूरत पड़ी है? हैदर अली की। बस सिंपली आप लोग ये समझें कि जिस तरह मराठे हैं उसी तरह हैदर अली एक योद्धा के रूप में है जो बचा सकता है मराठों से किसे? मैसूर स्टेट को, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें इनवाइट किया गया या ये प्रस्तुत होते हैं कहाँ पर? मैसूर में। ये मैसूर पहुंचते हैं और मैसूर पहुंचने के बाद यहाँ पे जब ये मैसूर पहुंचते हैं 1761 में, 1761 में, और 1761 में मैसूर आने के बाद ये क्या करते हैं? ये नंदराज और देवराज इन दोनों को हटा देते हैं, उन दोनों को वहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और खुद ही क्या बन जाते हैं? खुद ही अपॉइंट हो जाते हैं एज अ सुल्तान ऑफ मैसूर, ठीक है। हालांकि चिक्का कृष्ण राज के द्वारा इन्हें टाइटल भी दिया जाता है, उपाधि भी दी जाती है किसकी? नवाब की। तो ये नवाब बन जाते हैं कहाँ के? मैसूर के, ठीक है। 1761 में ये मैसूर के क्या बन गए हैं? नवाब बन गए। हालांकि इनके रूलर अभी भी कौन है? चिक्का कृष्ण राज, बट ये एकदम इंडिपेंडेंटली पूरी तरह स्वतंत्र होकर क्या करेंगे? वहां पे रूल करेंगे, ठीक है। तो चिक्का कृष्ण राज और उनका जो पूरा बड़ियार वंश था, ठीक है, वो इस समय थोड़ा साइड हो जाता है और एक्चुअल अथॉरिटी किसके हाथ में जाती है? डिफेक्टो रूलर कौन बन जाता है? ठीक है, वास्तविक शासक कौन बन जाता है? हैदर अली। तो 1761 में हैदर अली के हाथ में पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर आ जाती है। हालांकि डिफेक्टो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, वास्तविक शासक। अभी भी वहां पे वडियार वंश के रूलर मौजूद हैं, वो भी अभी हैं, बट वो नाम मात्र के, ठीक है। तो इस तरह से मैसूर के शासक के रूप में ये अपॉइंट हो जाते हैं कब? 1761, 1761 में। और 1761 से लेकर इनका जो शासन होता है वो 1782 तक रहता है, ठीक है। तो हैदर अली के बारे में अगर बात की जाए तो शासन का जो टाइम है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1761 से 1782 तक, 1761 से 1782 तक। और उनके बारे में मैंने आप लोगों को इनिशियल लेवल पर बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके टाइम से रिलेटेड अगर कुछ इनकी पॉलिसीज की अगर बात करें, किसकी पॉलिसी की? हैदर अली की पॉलिसी की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे द पॉलिसीज ऑफ हैदर अली। हैदर अली की क्या पॉलिसी थी, क्या नीतियां थी, और उन्हीं पॉलिसी के कारण अंग्रेजों के साथ इनके क्या हुए हैं? डिस्प्यूट्स हुए हैं, अंग्रेजों के साथ इनके विवाद हुए हैं। और फिर उसी का रिजल्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर। चलिएगा, तो अब यहाँ पे बात की जाएगी पॉलिसी ऑफ हैदर अली की। हैदर अली की क्या पॉलिसीज थी जब ये 1761 में जब बन गए हैं कहाँ के नवाब? मैसूर के नवाब। तब इनकी पॉलिसीज क्या थी, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर बात की जाए तो आर्मी मॉडर्नाइजेशन, इन्होंने क्या करना शुरू किया? सेना का आधुनिकरण करना शुरू किया, ठीक है। आर्मी मॉडर्नाइजेशन एंड अर्ली यूज ऑफ रॉकेट टेक्निक। तो रॉकेट टेक्निक का प्रारंभिक जो उपयोग करना भी शुरू किया था इंडिया में, वो किसने किया था? हैदर अली ने, ठीक है। तो ये इनकी पॉलिसी का एक हिस्सा था कि सेना को अधिक से अधिक क्या करना? आधुनिक करना, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिंडीगुल में इन्होंने एक मॉडर्न आर्सेनल की क्या की थी? स्टेब्लिशमेंट किया था, यानी कि एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया था कहां पर? डिंडीगुल में, ठीक है। डिंडीगुल के ही फौजदार थे ये, और डिंडीगुल में ही इन्होंने क्या बनाया था? एक मॉडर्न आर्सेनल, ठीक है। तीसरे नंबर पे सबसे खास बात अगर की जाए तो रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि धार्मिक रूप से सहिष्णु नीति इन्होंने अपनाई थी। तो ये एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, रिलीजियस टॉलरेंस। मुस्लिम रूलर होने के बाद भी इन्होंने धार्मिक रूप से सहिष्णु नीति का क्या किया था? पालन किया था, ठीक है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी, ठीक है, किया था, ये तो है ही है। अब इसके पीछे ना एक कारण आप ये भी समझ सकते हैं कि इस रीजन में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन, ठीक है। साउथ में
साउथ इंडिया में बेसिकली बात की जाए तो हिंदू पॉपुलेशन ही थी, और यहाँ पर भी हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए भी इन्होंने किस पॉलिसी का यूज़ किया है, रिलीजियस टॉलरेंस का। अब इसके पीछे की अगर बातें हम करें कि इसके कैसे एग्जाम्पल हमें पता चलते हैं, तो देखिए इनकी सेना में मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे वो हिंदू थे, इनके डिपार्टमेंट में या इनके कोर्ट्स में ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स थे वो भी क्या थे, हिंदू थे, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिस्टर्स एंड सोल्जर्स आर हिंदू इन हिज आर्मी, ठीक है, एंड इन हिज कोर्ट। तो दरबार में मिनिस्टर्स हिंदू थे, सेना में सोल्जर्स हिंदू थे। दूसरी अगर बात की जाए तो एक मंदिर है वहां पर जिसका नाम है चामुंडेश्वरी टेम्पल। तो चामुंडेश्वरी टेम्पल को इनके द्वारा डोनेशन किया गया था, ठीक है, इन्होंने डोनेशन दिया था, डोनेशन टू चामुंडेश्वरी टेम्पल। और तीसरी चीज आप लोग देखते हैं कि इन्होंने अपने जो कॉइन्स बनवाए थे, जो अपने सिक्के बनवाए थे, उन सिक्कों पर इन्होंने भगवान जो हिंदू देवी देवता थे उनके चित्र बनवाए थे, लाइक विष्णु के, ठीक है, शिव के और पार्वती के, ठीक है। तो लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड पार्वती, इनके द्वारा इनके क्या बनवाए गए थे, चित्र बनवाए थे इन्होंने अपने कॉइन्स पर या अपने सिक्कों पर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती है कि ही फॉलो द रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी, इन्होंने धार्मिक सहिष्णु नीति का क्या किया है, पालन किया है, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर बात की जाए इनकी पॉलिसी में, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई है, इन्होंने इकोनॉमिकल क्या किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं, आर्थिक सुधार की, ठीक है। देखिए एक स्टेट या एक राज्य की बात की जाए तो राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक तो वहां के पब्लिक, वहां की जो जनता है वो गवर्नमेंट पर, या अगर रूलर है तो रूलर पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ठीक है, या वो उसके सपोर्ट में हो, ठीक है, यानी जनता एक प्रकार से राजा के नियंत्रण में हो या राजा का सपोर्ट करती हो, सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है। अगर जनता साथ दे दे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी अगर जनता का सपोर्ट है। अब जनता का सपोर्ट दो तरह से मिल सकता है, एक जनता अपनी इच्छा से सपोर्ट कर रही हो, और दूसरा राजा के द्वारा दबाव डालकर राजा अपना सपोर्ट हासिल कर ले, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, एक जानबूझकर जनता सपोर्ट कर रही है, खुश होकर सपोर्ट कर रही है, और दूसरा प्रेशराइज करके सपोर्ट लिया जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना इन्होंने पब्लिक को ठीक ठाक रखा, उन जैसे धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, तो पब्लिक खुश थी, तो पब्लिक का सपोर्ट एक चीज हो जाती है, पहली बात। दूसरा की सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है, सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट होती है, और इसके लिए इन्होंने काफी काम किए हैं, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आर्सेनल्स बनवाए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में, हैदर अली के बारे में। और इसी कारण से जो मैसूर स्टेट है वो नजर में आता है किसके, अंग्रेजों के। और भी कई जियोग्राफिकल कंडीशंस भी रही हैं, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स में क्या किया है, आर्थिक सुधारों में इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो डेप्ट है, ठीक है, जो लोन है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की, ठीक है। जैसे फार्मर्स हैं तो फार्मर्स को, किसानों को एग्रीकल्चर लोन देने की कोशिश की, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो। अगर एग्रीकल्चर ठीक ठाक चलेगी तो रेवेन्यू इनका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है। तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं मार्केट के, उन्हें रिमूव करने की कोशिश की है, उनको समाप्त करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर्स या जो मध्यस्थ हैं, जो दलाल हैं, उन्हें मार्केट से हटाने की कोशिश की है। तो ये कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, कुछ आर्थिक सुधार थे जो किए गए थे हैदर अली के द्वारा, ठीक है। पांचवें नंबर पे हम बात करते हैं, फिफ्थ नंबर पे अगर देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, फ्रांसीसियों की मदद से, ठीक है, फ्रेंच एंड तुर्कीज। तो फ्रांस और तुर्की की सहायता से इन्होंने आधुनिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने क्षेत्र में क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है, उनकी स्थापना कराई है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एंड तुर्की, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ जाता है। फ्रांसीसियों और तुर्कियों की मदद से इन्होंने अपने प्रांत में, अपने राज्य में, अपने शासन में आधुनिक जो इंडस्ट्रीज है उनका क्या किया है, इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, विदेश नीति की बात की जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इनकी विदेश नीति का जो बेसिकली लक्ष्य है वो क्या है, वो ये है कि इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ, देखिए लक्ष्य क्या है, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग चीजें हुई है ना, कि फ्रांसीसियों के साथ इनके जो रिलेशनशिप थे वो फ्रेंडली रिलेशनशिप थे, फ्रांसीसियों के साथ इन्होंने अच्छे संबंध रखे हैं। उसके पीछे एक कारण यह भी था कि मैसूर राज्य के अंतर्गत ही एक टेरिटरी आती थी जो फ्रांसीसियों की टेरिटरी थी, जिसका नाम था माहे, ठीक है। तो माहे जो था वो मैसूर के टेरिटरी में आता था, इसीलिए भी, और दूसरे भी कई रीजन थे जिसके कारण फ्रांसीसियों के इनके अच्छे संबंध थे। दूसरा अगर बात की जाए ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिशर्स के साथ इनके रिलेशनशिप काफी ज्यादा
अपोजिट थे, राइवलरियस रिलेशनशिप थे किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो फॉरेन पॉलिसी में आप लोग समझ गए कि इनके जो रिलेशनशिप है वो फ्रांसीसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, बेटर रिलेशन विद फ्रांस एंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और ये ब्रिटिशर्स के अंग्रेजों के क्या है, अगेंस्ट है, ठीक है। अगर फॉरेन पॉलिसी की ही बात करें तो इनके बाद जो अगले रूलर आते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान क्या करते हैं कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में, अलग अलग देशों में क्या करते हैं, अपने दूतमंडल भेजते हैं, अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं। लाइक फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस के अलावा अगर हम बात करें तुर्की हो गया, इन पर्टिकुलर कंट्रीज में इनके द्वारा या टीपू सुल्तान के द्वारा क्या किए गए थे, एम्बेसडर्स भेजे गए थे, दूत भेजे थे उन्होंने, ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके, ताकि उन्हें सहायता मिल सके। किसके खिलाफ सहायता मिल सके, अंग्रेजों के खिलाफ सहायता मिल सके, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ दूतमंडल भेजे थे फ्रांस में, तुर्की में, फारस या पर्सिया में, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे, हालांकि अभी टीपू सुल्तान को हम डिस्कस करेंगे उनके टाइम पर। तो ये बात हो गई यहाँ पे ये कुछ पॉलिसी थी जो जिनको फॉलो किया था किसने, टीपू सुल्तान ने। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों के साथ इनकी प्रॉब्लम के क्या कारण थे, प्रॉब्लम क्या थी अंग्रेजों के साथ प्रॉब्लम की क्या कारण थे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैसूर के जस्ट साउथ में कौन सा स्टेट आ रहा है, तो मैसूर के जस्ट साउथ में आ रहा है त्रावणकोर स्टेट। कौन सा स्टेट, त्रावणकोर। और त्रावणकोर और ब्रिटिशर्स के बीच में अच्छे खासे रिलेशनशिप थे, और ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट रूल था कहां पर, त्रावणकोर पर, ठीक है। त्रावणकोर पर अंग्रेजों का ही क्या होता था, काम चलता था, अंग्रेजों का ही वहां पर क्या था, लगभग इनडायरेक्टली शासन था, या अच्छा रिलेशनशिप था, ये समझ लें, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर बात की जाए तो यहाँ पे आता है आपका मद्रास, ठीक है। ये कौन सी जगह आ जाती है, तमिलनाडु में मद्रास। मद्रास पर पूरा कंट्रोल किसका था, अंग्रेजों में। मद्रास पूरा का पूरा अंग्रेजों ने ही बसाया था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी बन गई थी मद्रास, एक कलकत्ता और तीसरी मुंबई उन्हें मिल गई थी। तो ये मद्रास पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण था, और यहाँ पे त्रावणकोर पर इनडायरेक्टली रूल है, अच्छे खासे रिलेशनशिप है वहां के रूलर्स के साथ। अब यहाँ पे जब मैसूर स्ट्रांग होता है, जब मैसूर मजबूत होता है, ठीक है, मैसूर जब स्ट्रांग हो रहा है, तो इस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन आते हैं, सबसे प्रॉब्लम में आते हैं अंग्रेज, ठीक है। क्यों आते हैं, क्योंकि जब मैसूर शक्तिशाली होगा, जब मैसूर शक्तिशाली बन जाएगा, तो उनकी जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति है, ठीक है, उस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी 1764 में इन्होंने हाल ही में किसे कैप्चर कर लिया है, बंगाल को जीत लिया है। नॉर्दर्न इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरी भारत में। और अगर उत्तर भारत के बड़े बड़े रूलर्स को इन्होंने हरा दिया है, अवध के शासक, दिल्ली के मुगल शासक को, तो फिर यहाँ पे वो किसी भी टेरिटरी को मजबूत नहीं होने देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए जब मैसूर स्टेट मजबूत हो रहा है तो अंग्रेजों को इस बात से काफी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इनको ये है, पहली प्रॉब्लम क्या है, मैसूर का स्ट्रांग होना, मैसूर का शक्तिशाली होना, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बने, ठीक है। और दूसरी बात प्रॉब्लम यह है कि अगर मैसूर शक्तिशाली बनता है, अगर मैसूर मजबूत बनता है, तो इस कारण से क्या होगा कि इनके जो टेरिटरीज हैं जैसे मद्रास और त्रावणकोर, इन्हें भी मैसूर क्या कर लेगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा, अपने नियंत्रण में कर लेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ है कि क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मैसूर और मद्रास के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी कम है। तो इतनी कम डिस्टेंस है कि वो मैसूर को, मद्रास को इजीली क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और त्रावणकोर भी उसी से टच है, तो त्रावणकोर भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैसूर मजबूत होता है और मैसूर के जो रूलर्स की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें फ्रेंच के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, और अगर आप टाइम को देखें तो आप लोगों को पता है 1763 में ही एंग्लो फ्रेंच वॉर यानी कार्नेटिक वॉर्स कंप्लीट हुए हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने फ्रांसीसियों को इंडिया में क्या कर दिया है, अपने बस में कर लिया, ठीक है। जो लास्ट यूरोपियन पावर थी, जो लास्ट इनके राइवल्स थे फ्रॉम यूरोप, उन्हें इन्होंने लगभग 150 ईयर्स की लड़ाई के बाद, 150 साल की प्रतिद्वंदिता के बाद अपने कंट्रोल में। देखिए अगर पूरे के पूरे की बात करें ना, आप लोगों को पता है कि 17वीं सेंचुरी के प्रारंभ में यानी 16वीं शताब्दी से यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने इंडिया में, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने इंडिया में आना शुरू किया। हालांकि पोर्तुगीज तो आ चुके थे 15वीं सेंचुरी में ही, है ना, 1498 में। तो 1498 इट मीन्स की वो हो जाती है कौन सी, 15वीं सेंचुरी।
है ना। तो 15 और 16 सेंचुरी में तो किसका कंट्रोल रहा है, पोर्तुगीज का। लेकिन 17 सेंचुरी से आना शुरू कर दिया किसने, अदर यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि 1608 में आपके अंग्रेज आ गए हैं, 1664 में फ्रांसिस, 68 में फ्रांसीसी आ गए हैं, और लगभग 1596 या 1605 में डच आ गए थे। तो कई यूरोपियंस यहाँ आए कंट्रीज में 17 सेंचुरी यानी 1600 से। अब इनमें से डचों को इन्होंने कंट्रोल किया, पोर्तुगीज को कंट्रोल किया, और हाल ही में इन्होंने 1663 में फ्रांसीसियों को भी कंट्रोल कर लिया। हालांकि 1760 में 1760 में युद्ध हुआ था बैटल ऑफ वॉन्डिवोस का, तब से। अब इतनी मशक्कत इन्हें करना पड़ी है, तो अगर ये मैसूर राज्य मजबूत होता है और अगर ये फ्रांसीसियों को पुनः स्टेब्लिश करने में अगर मदद करता है, तो इनकी जो मेहनत है, इनकी जो इतने दिनों से इन्होंने जो परिश्रम किया है वो व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डर था कि फ्रेंच जिन्हें अंग्रेजों ने दबा दिया था, एक बार फिर से उठ खड़े ना हो जाएं। किसकी हेल्प से, मैसूर की हेल्प से। तो ये भी एक डर था किसे, अंग्रेजों का। अंग्रेजों को इस बात का भी क्या था, भय था, या इस बात का भी उन्हें टेरर था। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि मैसूर अगर शक्तिशाली हो गया है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगी अंग्रेजों को। एक तो वो शक्तिशाली ना बन जाए, यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो इंपीरियलिस्टिक अपनी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर वो शक्तिशाली बन रहा है तो दूसरी जो फ्रेंच है वो उठ खड़े हो सकते हैं, जिन्हें हाल ही में कंट्रोल में किया गया है। और तीसरा, मद्रास जो उनकी टेरिटरी है, ठीक है, त्रावणकोर जहां पे इनके अच्छे रिलेशनशिप हैं, उन्हें भी मैसूर क्या कर लेगा, कुचल डालेगा, या उन्हें भी अपने अंदर समाहित कर लेगा। ठीक है, इसी सब कारणों से अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 बैटल्स क्या होते हैं, लड़े जाते हैं। 4 युद्ध क्या होते हैं, लड़े जाते हैं, और इन 4 युद्धों को हम बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, हालांकि कंटेम्प्रेरी रीजन्स बताऊंगा, बट एक आधार, एक बैकग्राउंड आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर एक बैकग्राउंड ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से मैसूर राज्य बनता है, और कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ हैदर अली ये स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, और जो पॉलिसी होती है हैदर अली की, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होती है। इस कारण से इनके बीच में इन्वेजन्स, इनके बीच में बैटल्स होते हैं, और 4 होते हैं। 4 युद्ध कब कब होते हैं बता चुका हूँ। फर्स्ट 67 से 69 के बीच में होता है, सेकंड 80 to 84 होता है, थर्ड जो होता है 90 to 92 होता है, और फोर्थ जो है वो 99, और सारे के सारे 17वीं सेंचुरी में चल रहे होते हैं, 17वीं शताब्दी में चल रहे हैं। देखिए, पहला जब युद्ध होता है ना, तो उसमें टीपू सुल्तान हैदर अली जीत जाता है, और उसके बाद एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। कौन सी संधि होती है, मद्रास की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। क्योंकि युद्ध का अंत हमेशा किससे होता है, संधियों से या टेबल पर होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का जो अंत होता है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से होता है, मैंगलोर की संधि साइन की जाती है, और दोनों के बीच में युद्ध खत्म हो जाता है 84 में। ठीक है, थर्ड वॉर जो है उसकी जो एंडिंग होती है वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म होता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी है वो 92 में होती है, और इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। काफी नुकसान उठाना पड़ता है टीपू सुल्तान को बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और उसी के बाद फिर फोर्थ बैटल 99 में होता है, इसमें कोई ट्रीटी नहीं है। इसके बाद मैसूर को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की के साम्राज्य में, और वडियार वंश के ही एक व्यक्ति को पुनः से अपॉइंट कर दिया जाता है, और मैसूर पर डाल दी जाती है ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इट मींस बेलेजली की सहायक संधि। इस युद्ध में अंग्रेजों को लीड कर रहे होते हैं बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली। इसके पहले जो थर्ड बैटल होता है उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जो सेकंड बैटल होता है उसमें होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों को लीड कौन कर रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स कर रहे हैं। थर्ड बैटल में लीड कौन कर रहा है, तो कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस बताया था ना, अमेरिका में जो था, अमेरिका में ब्रिटिश जो ऑफिसर था, जो रीजेंट था, वो कौन था, कॉर्नवालिस। हालांकि अमेरिका में अनसक्सेस रहा और इंडिया में आके सक्सेस हुआ, और इंडिया में जब उसको लड़ना पड़ रहा था किससे, उसे लड़ना पड़ रहा था किससे, मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान से, तो वहां उसे सक्सेस मिली 1992 में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इन युद्धों की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे, और उससे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ द एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर युद्ध के पीछे के जो मुख्य कारण थे, सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे, और फिर फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है उसको समझेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्लो मैसूर युद्धों के क्या क्या कारण हुए हैं उनके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले कारण की अगर बात की जाए तो हैदर अली पावर। ठीक है, हैदर अली की जो शक्ति थी वो क्या हो रही थी, कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो जो पावर है हैदर अली की वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे पावर की अगर बात की जाए तो एक आर्मी पावर की बात करें अगर हम, तो उसने कंटिन्यूसली क्या किए हैं, अपने आर्मी में रिफॉर्म्स किए, मॉडर्न अर्सेनाल उसने स्टेब्लिश किए थे। तो आर्मी में स्ट्रेंथ हो रही है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के जरिए, आर्थिक
जो वृद्धि है वो भी वो करते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो हैदर अली का जो राज्य था मैसूर, वो लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। और ऐसा होने से अंग्रेजों को सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अंग्रेज की अगर बात की जाए, अंग्रेजों की समस्या यहाँ पर यह होती है कि मद्रास जो उनका एक मेन सेंटर है, अगर मैसूर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो उनका जो मद्रास है उसे भी क्या कर लेगा, कुछ ही समय में कुचल डालेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा जो कारण बनता है वो ये बनता है कि ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, अंग्रेजों की साम्राज्यवाद की नीति। हाल ही में जब उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया है, बैटल ऑफ बक्सर जीत लिया है, तब अब उनका जो बेसिक टारगेट है वो साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में करना है, और दक्षिण भारत में वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ा जो कारण है उनको रोकने का, वो कौन बन रहा है, वो मैसूर बन रहा है। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या बनता है, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी इन साउथ एक्सपांसन यानी दक्षिण में विस्तार करने की उनकी साम्राज्यवादी नीति। और जिसमें सबसे सामने ही उनके कौन खड़ा हुआ है, तो वो खड़ा हुआ है कौन, आपका मैसूर स्टेट। ठीक है, तीसरे नंबर पे कारण की अगर बात करें तो वो होती है फॉरेन पॉलिसी ऑफ मैसूर। मैसूर की जो विदेश नीति है वो हमेशा से ही या शुरू से ही क्या रही है, अंग्रेजों के खिलाफ रही। ठीक है, हैदर अली शुरू से ही अंग्रेजों के क्या रहा है, अपोजिट रहा है। जिन्हें अंग्रेजों ने सपोर्ट किया उनके खिलाफ किसने सपोर्ट किया है, हैदर अली ने। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो फ्रांस फ्रेंडली थी और ब्रिटिशर्स के अनफेवरेबल थी। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस थी किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और फ्रेंडली बिहेवियर या फ्रेंडली रिलेशनशिप थे किसके साथ, फ्रांसीसियों के साथ। तो ये भी एक कारण था। और इसके पीछे का जो कारण था कि फ्रांसीसियों के साथ इनकी रिलेशनशिप अच्छी इसलिए थी क्योंकि माहे जो टेरिटरी थी फ्रांसीसियों की, वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है मैसूर राज्य के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसी समय पर ब्रिटिश अमेरिकन राइवलरी चल रही है। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जो अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो चल रहा है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन उसी समय पर हो रहा है। और उसमें क्या होता है, फ्रांसीसी सपोर्ट करते हैं अमेरिकन को, और अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है और ब्रिटेन की वहां पर हार हो जाती है। ठीक है, तो अब वहां पर उनकी हार हो गई है, जिस कारण फ्रांस और ब्रिटिशर्स में अगेन दुश्मनी है, और यहाँ पर भी इस तरह के इवेंट्स होने के कारण यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की फोर्थ नंबर पे। और अब पांचवें नंबर पे अगर की जाए बात कारण की, तो होता है ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, आर्थिक जो उनके इंटरेस्ट थे। ठीक है, किसके, अंग्रेजों के। क्या आर्थिक इंटरेस्ट है, देखिए अब अगर इस वाले एरिया की बात करें, ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, तो नॉर्दर्न सरकार जो कोस्टल रीजन था वो हैदराबाद के जो निजाम थे उनके जरिए अंग्रेजों को मिल चुका था। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार तक उन्हें ऑलरेडी मिल चुका था, यानी कि यहाँ पर तो उनका कंट्रोल था, मद्रास पर इनका कंट्रोल है, यानी ईस्ट वाला जो कोस्टल रीजन है उस पर तो अंग्रेजों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब उनकी जो इच्छा थी वो मालाबार कोस्ट पर भी थी, और आप सभी को पता है कि मालाबार इट मीन्स केरल वाला ये जो कोस्टल रीजन है वो यहाँ पर भी अपना कंट्रोल चाह रहे थे। ठीक है, मालाबार कोस्टल रीजन को भी अपने नियंत्रण में करना चाह रहे थे, लेकिन मालाबार कोस्टल रीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, मैसूर है। ठीक है, केरल वाला एरिया तो लगभग जो त्रावणकोर जो है केरल में वो तो उनके हाथ में है, बट फिर भी मालाबार का एक बड़ा क्षेत्र अभी भी किसके नियंत्रण में था, मैसूर के। तो उनकी जो इच्छा है वो है मालाबार कोस्ट को भी अपने नियंत्रण में करना, और यहाँ पर आने इसको अपने कंट्रोल में करने का कारण ये है कि आप लोगों को पता है कि केरल में अच्छे खासे मसाले उत्पन्न होते हैं, अच्छे खासे मसालों की पैदावार होती है, और इस तरह से ये अपने रेवेन्यू में इंक्रीमेंट चाह रहे थे, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड था वो इधर केरल वाले क्षेत्र में जो मसाले हैं उसके लिए फेमस था, और जिससे इनका रेवेन्यू काफी इंक्रीज हो जाता। तो मालाबार कोस्ट पर नियंत्रण करना भी इनका एक बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स का एक यहाँ पे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है। और छठे नंबर पे सबसे खास बात, सिक्योरिटी ऑफ ब्रिटेन्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर। तो अंग्रेज अपनी जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सेंटर है उस पर अपनी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, और वो कौन है, वो है मद्रास। ठीक है, मद्रास 1639 से ही अंग्रेजों ने स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चंद्रगिरी के जो सुल्तान, जो नवाब थे या जो रूलर्स थे, उन्होंने मद्रास वाली जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो मद्रास इनका एक इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो सेंटर था, पॉलिटिकल सेंटर था, और यहीं पर इन्होंने अपने किले भी बनवाए थे, जैसे सेंट फोर्ट जॉर्ज। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी किसके कारण, मैसूर राज्य की शक्ति के कारण, और मद्रास को ये पूरी तरह सुरक्षित रखना चाह रहे थे, मद्रास की सिक्योरिटी चाह रहे थे। ठीक है,
तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और इन सारे दिक्कतों के कारण, इन सारे रीजंस के कारण इन दोनों टेरिटरीज या इन दोनों पावर्स के बीच में हम युद्ध देखते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था कब से कब के बीच में, तो 1767 से 1769 तक लगभग 2 ईयर ये युद्ध चला है ना। आपको एग्जाम में सबसे पहले तो ये कारण ही आपको टाइम पूछेगा। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 1769, ऑल ओवर जो 4 वॉर्स हुए हैं वो कब से कब तक चले हैं, तो 1769 से आप लोग ध्यान रखेंगे 1799, यानी लगभग 3 जो डिकेड्स हैं उसमें ये 4 युद्ध लड़े गए थे। अब देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें कि कुछ पार्टीज को हम समझ लेते हैं, कुछ लोगों को समझ लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद में कौन रूल करता है, हैदराबाद में रूल करते हैं निजाम, ठीक है। तो अच्छा मैं आप लोगों को एक एक पार्टी बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग बात करेंगे हैदर अली, क्योंकि मैसूर का रूलर कौन है, हैदर अली। तो एक ग्रुप हो जाता है, एक मेंबर हो जाता है हैदर अली। दूसरा निजाम, और निजाम कहाँ पे है, निजाम है कहाँ पर, निजाम है हैदराबाद में, ठीक है। तो निजाम। तीसरे नंबर पे मराठा, और चौथे नंबर पे आते हैं आपके इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग, ठीक है। तो एक चौथे नंबर पे जो ग्रुप है वो है अंग्रेज। अब जो युद्ध हुआ था, जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें एक ग्रुप जो था वो ये 3 लोगों का ग्रुप था, ठीक है, जिसमें हैदर अली, निजाम और मराठा थे। और एक जो ग्रुप था जो इनके अगेंस्ट में था वो कौन थे, वो थे ब्रिटिश, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज समझ गए हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ ये 3 लोग एक साथ हो गए थे, ठीक है। हालांकि युद्ध में सिर्फ लीड करने वाला व्यक्ति कौन था, लीड करने वाला व्यक्ति हैदर अली था, ठीक है। तो बट ये लोग एक हो गए, इन्होंने किसको सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे आप टाइम देख रहे हैं 1767, 1764 में बक्सर का युद्ध कंप्लीट हुआ है, 1765 में ट्रीटी हुई है, इलाहाबाद की ट्रीटी फर्स्ट सेकंड। और यहाँ पर अब क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने गठजोड़ करने की कोशिश की, किसके साथ, मराठों के साथ। अंग्रेजों ने किसके साथ गठजोड़ करने की कोशिश की, मराठों के साथ। और हैदराबाद के निजाम के साथ तो अच्छे रिलेशनशिप पहले से ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना अंग्रेजों ने क्या करना शुरू किया, अंग्रेजों ने इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। शुरू में इनिशियली क्या किया, अंग्रेजों ने इन दोनों को अपनी ओर कर लिया, मराठों को भी और हैदराबाद के निजाम को भी। और किसके खिलाफ भड़काया है, किसके खिलाफ इन्होंने बात की है, वो की है हैदर अली के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक त्रिगुट बन गया था, एक प्रकार से ट्राई जो है समझौता हो गया था, किस किस के बीच में, एक अंग्रेज के बीच में, एक निजाम के बीच में और तीसरे मराठों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों का क्या हुआ कि इन तीनों का एक गुट बन गया, ठीक है। अब यहां पर जब तीनों का गुट बन गया है किसके खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ, तब हैदर अली ने अपनी डिप्लोमेसी का क्या करना शुरू किया, उपयोग करना शुरू किया, अपनी कूटनीति का उपयोग करना शुरू किया। और अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से इसने सबसे पहले ये मराठों के पास जाता है और मराठों के पास जाकर मराठों के साथ एक समझौता करता है, एक डील करता है और मराठों को अपनी ओर मिला लेता है या अपने पक्ष में कर लेता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, मराठों को अपने पक्ष में करता है और अंग्रेजों की हेल्प करने से मना कर देता है, ठीक है। फिर ये निजाम के पास जाता है और निजाम के साथ भी एक समझौता कर लेता है और निजाम को भी अपनी कुछ टेरिटरी, अपने कुछ क्षेत्र कुछ निजाम को दे देता है, जिससे निजाम के साथ भी इसके जो रिलेशन है वो ठीक ठाक हो जाते हैं और निजाम भी अब अंग्रेजों को हेल्प नहीं करते। तो ये जो त्रिगुट बना था जिसमें अंग्रेजों को हेल्प की जा रही थी, किसके द्वारा, एक निजाम के द्वारा और दूसरा मराठों के द्वारा, ये दोनों अपना अपना जो सपोर्ट है वो अंग्रेजों से वापस ले लेते हैं। तो अब अंग्रेज जो थे, वो ब्रिटिशर्स जो थे वो अकेले हो गए थे और यहाँ पर ये 3 लोग एक साथ आ गए थे। लेकिन युद्ध में लीड कौन करेगा, हैदर अली। तो हैदर अली और साथ ही निजाम ने हेल्प करी थी, आर्मी का जो सपोर्ट था वो निजाम का था और दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। दैट इज नोन एज फर्स्ट एंग्लो
एंग्लो ब्रिटिश वॉर, सॉरी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो रीजन जो है, कारण जो है वो आप लोग समझ गए, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो। दूसरी अगर बात की जाए तो हैदर अली की जो एम्बिशन है, ठीक है, इस युद्ध का ना बेसिक कारण, देखिए मैंने अभी जो कारण बताया ना वो ओवरऑल कारण हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर युद्ध का जो बेसिक कारण है वो क्या है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, और वो किसी भी हालत में मैसूर को अपने नियंत्रण में करना चाह रहे हैं। दूसरा हैदर अली की एम्बिशन, हैदर अली की जो इच्छा है वो क्या है, हैदर अली की एम्बिशन है एंटी ब्रिटेन पॉलिसी। हैदर अली किसी भी स्थिति में अंग्रेजों को भारत से क्या करना चाह रहा है, खदेड़ना चाह रहा है। ठीक है, तो हैदर अली पूरी तरह से खदेड़ना चाह रहे हैं किसे, ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स अपने साम्राज्य को बनाने के लिए पूरी तरह से कार्यरत है। ठीक है, अब क्या होता है, पावर ऑफ हैदर अली कंटिन्यूअसली राइज होती जाती है, पावर ऑफ हैदर अली बढ़ती जाती है, हैदर अली की शक्ति बढ़ती जाती है, और इस कारण से उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, त्रिगुट बना लेते हैं। त्रिगुट किसके साथ बना लेते हैं, मराठा अंग्रेज और निजाम एक साथ हो जाते हैं, मराठा अंग्रेज और निजाम मिल जाते हैं, किसके खिलाफ मिल जाते हैं, हैदर अली के खिलाफ। अब हैदर अली की कूटनीति आती है, और हैदर अली अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से सबसे पहले मराठों को अपने पक्ष में करता है। हैदर अली मराठों के पास जाता है और उन्हें 35 लाख रुपए क्या करता है, अपनी ओर से देता है। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे वो जाता है निजाम के पास, और निजाम को भी कुछ टेरिटरी देकर उन्हें भी अपने पक्ष में कर लेता है। अब ब्रिटिशर्स की बात की जाए, अंग्रेजों की बात की जाए, तो अंग्रेज जो है वो अकेले पड़ जाते हैं, और फिर दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो अंग्रेजों को इजीली क्या कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है, अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित कर देता है। कौन, आपका हैदर अली। जब हैदर अली अंग्रेजों को पराजित कर देते हैं, देन फिर एक ट्रीटी साइन की जाती है, एक संधि की जाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था, उसका रिजल्ट जो है वो ये है कि कि हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिशर्स, हैदर अली ने पराजित किया है किसे, तो यहां पे रिजल्ट में लिख दे रहा हूं, परिणाम में लिख दे रहा हूं, हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैदर अली के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है, और फिर इस युद्ध का अंत होता है एक ट्रीटी के द्वारा, एक संधि के द्वारा। और जो ट्रीटी है, जो संधि है, उसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो इसी युद्ध में एक ट्रीटी साइन की जाती है, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये 4 अप्रैल 1769 को होती है। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि साइन की जाती है बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स। और इस संधि का जो वो प्रोविजन है वो ये है कि सबसे खास बात ये है कि दोनों आगे के समय में दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर किसी का इन्वेजन होता है अंग्रेजों के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, तो उनको सपोर्ट, उनको हेल्प करेंगे कौन, हैदर अली। और अगर हैदर अली के राज्य पर किसी का अटैक होता है तो उनको हेल्प कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे खास बात थी कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करने वाले थे, विल हेल्प ईच अदर। ठीक है, बोथ द पार्टीज विल हेल्प ईच अदर। ठीक है, ये एक खास बात हो जाती। लेकिन अंग्रेज लोग अपनी इस संधि से, अपनी इस बात से सहमत नहीं रहते हैं, या वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, जब मराठों के साथ संघर्ष होता है हैदर अली का, जब मराठों के साथ युद्ध होता है हैदर अली का, तो उसकी हेल्प नहीं की जाती है, और वो अंग्रेजों से कई बार हेल्प की गुजारिश करता है, लेकिन अंग्रेज उसकी मदद नहीं करते। ठीक है, और इस बात का जो गुस्सा है, इस बात का जो बदला है, वो उसके जहन में हमेशा रहता है, और वो हमेशा हमेशा अंग्रेजों को अपना शत्रु ही मानता है। ठीक है, तो मराठों के अटैक के दौरान, मराठों के हमले के दौरान अंग्रेज हेल्प नहीं करते हैं किसकी, हैदर अली की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी जो ट्रीटी का एक पॉइंट है वो ये होता है कि अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा हैदर अली को क्षतिपूर्ति देने की बात होती है। ठीक है, अंग्रेज क्षतिपूर्ति देंगे किसे, हैदर अली को। चूंकि युद्ध हुआ है तो युद्ध में नुकसान हुआ है, और उस नुकसान को कंपेंसेट करेंगे कौन, ब्रिटिशर्स। किसे, हैदर अली को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिशर्स शुड कंपनसेट टू हैदर अली। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे इस युद्ध के बाद ये ट्रीटी हुई। हालांकि इतिहासकारों का ऐसा मानना है, या ये दोनों लोग है ना, इतिहासकार की क्या बात करें, अंग्रेज और हैदर अली दोनों का ही ये मानना था
क्योंकि कि ये लोग जानते हैं कि ये जो ट्रीटी हमने की है ये सिर्फ एक ब्रेक है, ये सिर्फ एक रेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इस ट्रीटी के पॉइंट्स से या इस युद्ध से कोई भी अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आगे के भविष्य में फिर से लड़ेंगे, फिर से इनके बीच में युद्ध होगा। तो ये ट्रीटी सिर्फ और सिर्फ एक क्या थी, एक जस्ट अ ब्रेक थी, एक सिर्फ और सिर्फ एक रेस्ट था, क्योंकि आगे वाले समय में इन्हें भी पता है कि अंग्रेज हम दोनों के ही क्या होने हैं, संघर्ष होने हैं, और वैसा ही हुआ। लेकिन सेकेंड जो बैटल हुआ है वो हुआ है 82 82 में, यानी कि यहाँ पर 1780 से 84 के बीच में दूसरा युद्ध होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 11 साल का ये इंटरवल हो जाता है, 11 साल का अंतराल हो जाता है। अब इन्हें इन 11 ईयर में ऐसे पॉइंट्स या ऐसी कंडीशंस बनती है जिसके कारण सेकंड बैटल होता है। हालांकि सेकंड बैटल का जो कारण है वो ये ट्रीटी में दिख जाता है। इस ट्रीटी का जो मैंने पहला पॉइंट बताया है कि बोथ दी पार्टीज विल हेल्प ईच अदर, तो दोनों पार्टी एक दूसरे की हेल्प करेगी। लेकिन जब मराठों ने अटैक किया तो हेल्प नहीं की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, किसकी, हैदर अली की। और यही कारण बनता है कि दोनों के बीच में अगेन क्या होते हैं, युद्ध होते हैं 82-84 में। तो हम बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की 1782-1784।